हेलो दोस्तों। आज हम मैथ की क्लास 23 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम 22 क्लासें मैथ की ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारा पार्ट होने वाला है घातांक और करनी का पार्ट 2। इससे पहले हम एक पार्ट घातांक और करनी के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। और घातांक और करनी को जो इंग्लिश में बोला जाता है वो बोला जाता है इंडिसेस एंड सर्ड्स। इसको एक बार मैं लिख देता हूँ। ये बोला जाता है इसको इंडिसेस एंड सर्ड्स। ये बोला जाता है इसको इंग्लिश के अंदर। तो हमने जो पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था दोस्तों, वो पढ़ा था घातांक के बारे में। हमने घातांक के नियम देखे थे कि किस प्रकार से घातांक के नियम होते हैं और वो किस प्रकार से उनको यूज किया जाता है, उपयोग में किया लिया जाता है। अब हम इस क्लास में बात करेंगे घातांक के बाद करनी की बात। तो करनी किसे कहते हैं, डेफिनेशन देखते हैं और देखते हैं कि करनी के जो नियम होते हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं। तो करनी कहते किसको हैं? सबसे पहले तो हम करनी के बारे में बात करते हैं। तो जो हमारा करनी होता है इसे बोला जाता है इंग्लिश के अंदर सर्ड्स। तो करनी है यदि किसी संख्या का मूल, यदि इसकी सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं कि यदि किसी संख्या का मूल, मूल बोलते हैं रूट को, इंग्लिश के अंदर बोला जाता है रूट। यदि किसी संख्या का मूल पूरी तरह से पूरी तरह से यदि किसी संख्या का मूल पूरी तरह से नहीं निकाला जा सके, यदि किसी संख्या का मूल पूरी तरह से नहीं निकाला जा सके तो उसे करनी कहते हैं। तो उसे करनी कहते हैं। तो उसे करनी कहते हैं। ये होती है करनी की परिभाषा, यानी कि अगर किसी का हम रूट निकाल रहे हैं और वो रूट पूरी तरह से नहीं निकाला जा सकता तो उसे हम करनी कहेंगे। यानी कि अगर उसका सही से उत्तर नहीं निकाल सके, पूरा रूट का आंसर सही से नहीं आ रहा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? करनी हो जाएगा। अब जैसे मान लो यहाँ हम एग्जाम्पल के रूप में यहाँ लिखते हैं। जैसे आप यहाँ लिखोगे √5 लिख दिया और यहाँ पे आपने लगा दिया 3 लगा दिया। इसको हम हल करेंगे तो ये सही से कोई भी इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। अगर इस जगह अगर ऐसे होता कि मान लो यहाँ पे अगर 4 लिख देते और ऊपर अंडरूट लगा देते, तो फिर तो हमको पता होता है कि इस 4 का मान अंडरूट के अंदर क्या होता है? 2 होता है। लेकिन अगर हमने अंडरूट के ऊपर बाहर 3 लगा दिया और अंदर कोई ऐसी संख्या लिखी, अगर यहाँ मान लो 3 लिखते हैं और अंडरूट के अंदर अगर हम 27 लिखते हैं, तो इसकी वैल्यू हमको पता है। इसकी वैल्यू हमको, क्योंकि 3 की जो क्यूब होती है वो 27 होती है। यानी कि हम 3 को अगर 3 बार गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। तो अंडरूट के अंदर अगर बाहर 3 लिखा है और अंदर 27 लिखा है तो इसका मतलब हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास कितना आएगा? 3 आ जाएगा। इसका आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी संख्याएं जिनका आंसर नहीं निकाला जा सकता, उनको हम करनी लिखाते हैं। इसको हम जो ये बड़ा साइन लगाएंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? करनी बोलेंगे। तो इसके अंदर एक उदाहरण जैसे ये हो गया, इसको हम हल नहीं कर सकते। इसी प्रकार से आप यहाँ अगर 4 लगा दें और अंडरूट के अंदर 5 लिख दें, ये हमेशा जो 4 लगा होता है ये यहाँ पे छोटा सा 4 लगाया जाता है बाहर की तरफ। तो ये अनरूट के अंदर ऐसे बाहर 4 लगा दिया, अंदर 5 लगा दिया। तो अब हम क्या करते हैं? इसको भी हल पूरी तरह से हल नहीं कर सकते। तो ये होती है हमारी करनी। जैसे पहले हम पीछे जो एक चैप्टर पढ़ा था वर्गमूल और क्यूब रूट का, अगर आपने वो चैप्टर ध्यान से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि हम वर्गमूल के अंदर यहाँ पे 2 लगाते हैं। यहाँ पे अंदर कोई भी संख्या लिखोगे, जैसे 64 लिखा तो बाहर की तरफ यहाँ छोटा सा 2 लगाया जाता है। अगर हम 3 लगा देते हैं तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं, अगर यहाँ मान लो 729 लिखा हमने, तो हम बात कर रहे हैं क्यूब रूट की। 2 लगाते हैं तो बात की जाती है हमेशा वर्गमूल की, 3 लगाया हो तो हम घनमूल की बात कर रहे हैं। लेकिन जब यहाँ पावर्स बढ़ जाती हैं, यहाँ 4 भी लगाया जा सकता है, 5 भी लगाया जा सकता है, 6 भी लगाया जा सकता है। यानी कि जब यहाँ बाहर जो ये रूट है, इसके बाहर अगर कोई बड़ी संख्या लगा दी जाए,
तो उसका मतलब ये होता है कि इसको हम अगर यहाँ मान लो 2 लगाए हैं, तो अंदर वाला जो संख्या है जो अंदर लिखी जाती है, यहाँ लिखी गई है 64 और बाहर की तरफ 2 लगाया गया है। इसका मतलब कोई ऐसी दो संख्याओं का गुणा आपस में करना है कि ये 64 आ जाए। जैसे हम 8 को 8 से गुणा करें तो क्या आएगा, 64 आ रहा है। अब अंदर लिखा गया है, मान लो यहाँ 729 लिखा गया है। अब हमको ऐसी, बाहर क्या है, बाहर 3 लिखा गया है। 3 का मतलब ये है कि हम ऐसी एक संख्या ऐसी होगी जिसको हम बार बार 3 से गुणा करेंगे, यानी बार बार उसको 3 बार गुणा करना है। जैसे 9 को अगर आप 3 बार गुणा करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 729 आ जाएगा। यहाँ बाहर 2 का मतलब है आप ऐसी संख्या होगी जिसको आपस में 2 बार गुणा करना है। यानी कि कितने बार गुणा कर रहे हो वो चीज आपकी बाहर वाला ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या दर्शाती है। जैसे यहाँ आपका 3 लिखा है तो इसका मतलब एक ऐसी संख्या जिसको आपस में 3 बार गुणा किया जाए तो वो अंदर वाली संख्या आपके पास आनी चाहिए। इसका ये मतलब होता है। यानी कि अब बाहर यहाँ 3 लिखा गया है, यहाँ बाहर आपका कितना लिखा गया है, इस जगह पे आपका 3 लिखा गया है और अंदर संख्या है आपकी 5। अंदर 5 है तो बाहर 3 है, यानी कि आपको एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसको आप 3 बार आपस में गुणा करो तो 5 आ जाए। तो ऐसा कोई नंबर होता नहीं जिसको आप 3 बार गुणा करो तो एग्जैक्ट 5 आ जाए। इसका मतलब ये क्या है, जो ये रूट लगाया गया है इसे हम करनी बोलेंगे, क्योंकि इसका जो मूल है, रूट है, इसको पूरी तरह से हल नहीं किया जा सकता। क्योंकि इसको हम पूरी तरह से हल कैसे करेंगे दोस्तों, क्योंकि आपके पास, हमारे पास कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जिसको 3 बार आपस में गुणा करें और 5 आ जाए। इसी प्रकार से जो ये एग्जाम्पल है दूसरे बड़ा, जहां बाहर 4 लिखा है और अंदर 5 लिखा है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है दोस्तों, जैसे यहाँ 4 लिखा है अंदर 5 लिखा है, इसका मतलब ये है कि एक आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है, बाहर 4 है, इसका मतलब वो एक ऐसा नंबर जिसको आप 4 बार कंटिन्यू गुणा कर सकते हो। और 4 बार गुणा करने के बाद अंदर वाली संख्या आनी चाहिए जो रूट के अंदर है। तो रूट के अंदर यहाँ है 5, तो आपको एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसको 4 बार लगातार गुणा करो तो 5 आ जाए। तो ऐसा कोई नंबर होता नहीं जिसको 4 बार लगातार गुणा करो तो 5 आ जाए। क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं है तो फिर इसको हम हल नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, करनी बोला जाएगा। यानी कि ऐसा रूट जिसको पूरी तरह से हल नहीं किया जा सकता उसे हम करनी कहते हैं। इसी प्रकार से जो ये वाले थे 64, इसको हम हल कर सकते थे क्योंकि हमारे पास बाहर लिखा है 2, एक ऐसी संख्या ढूंढनी थी जिसको 2 बार गुणा किया जाए तो अंदर वाली संख्या आ जाए। तो हम 8 है, 8 को 2 बार गुणा करते हैं 64 आता है। तो इसका मतलब इसको जब हल करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 8। इसी प्रकार से यहाँ 729 के बाहर 3 लिखा गया है, तो आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसको 3 बार आपस में गुणा करो तो अंदर वाली संख्या आ जाए। तो 9 एक ऐसी संख्या है जिसको 3 बार गुणा करोगे तो आपके पास 729 आ जाएगा। तो इसको आप हल करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 9। ये ऐसा होता है कि इस प्रकार से इस चीजों को हल किया जाता है। ये होती है हमारी करनी। करनी उसे बोलते हैं जब पूरी पूरी संख्या को अच्छे तरीके से उसका कोई एग्जैक्ट सही से उत्तर ना निकाला जा सकता है। यानी कि उसका आप सही से उत्तर नहीं निकाल सकते, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, करनी। तो ये है इसका पूरा सिस्टम। अब देखते हैं आगे, इसके नियम भी पढ़ेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और भी देखते हैं। जैसे अब हमारे पास मान लो यहाँ n लिखा जाए और यहाँ रूट लगा के फिर यहाँ a लिखा गया है अंदर। बाहर की तरफ n है छोटा सा, अंदर ये रूट लगाया, फिर अंदर की तरफ a है। तो ये जो n है, जो ये वाला हमारा n है बाहर की तरफ लिखा गया है, इस n को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कर्णिघात। इसको बोला जाता है कर्णिघात। कर्णिघात भी बोलते हैं या फिर इसका एक दूसरा नाम होता है, इसको कोटि भी बोलते हैं। और इसको कोटि या फिर इंग्लिश में बोला जाता है ऑर्डर। कर्णिघात या कोटि या ऑर्डर बोला जाता है जो बाहर वाला एन होता है। एन का मतलब यहाँ कोई भी संख्या होगी, यहाँ 2 3 4 5 6 7 कोई भी संख्या हो सकती है, तो उसको हम कर्णिघात बोलेंगे। जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन में अभी देखा था, यहाँ 3 लिखा गया है छोटा सा, इस जगह पे क्या है, 3 है छोटा सा, तो इसको बोलेंगे हम 3 कर्णिघात। इसको 3 कर्णिघात बोलेंगे। यहाँ 4 है तो इसको 4 कर्णिघात बोलेंगे। इस प्रकार से इसको कोटि भी बोल देते हैं, या तो 4 कोटि है, 3 कोटि है, 2 कोटि है, या ये इतनी कर्णिघात है। और जो अंदर वाला ए होता है,
जो अंदर कोई भी संख्या होगी ए है हमारी मान लो, तो इसको बोलेंगे कर्णीगत। इसको कर्णीगत बोलते हैं और बाहर वाले को कर्णीघात बोलते हैं। इसको बोलने का यही तरीका होता है कि अंदर वाली जो संख्या होती है इसको कर्णीगत बोलते हैं और बाहर वाली संख्या को कर्णीघात बोलते हैं, या बाहर वाली संख्या को कोटि भी बोल देते हैं। जैसे आप यहाँ देखोगे तो इस जैसे ये वाला है, तो इसके अंदर अगर आप कर्णीघात देखो तो कर्णीघात हो जाएगी आपकी 3 और कर्णीगत हो जाएगा 5, या इसकी कोटि बोल सकते हैं आप, कोटि हो जाएगी 3 और कर्णिघत हो जाएगा आपका 5। ये बोला जाता है इस प्रकार से इस चीज को। इसके बाद में दोस्तों, जो हमारी प्रत्येक करनी होती है वह एक अपरिमेय संख्या होती है, यानी कि उसका कोई भी एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालते। तो वो जो संख्याएं जिनका हम सही से उत्तर नहीं निकाल सकते वो सारी क्या होती है, हमारी अपरिमेय होती है, यानी कि जिनको सही से उत्तर उनका नहीं निकाला जा सकता। ये हम अपरिमेय और परिमेय संख्याओं के बारे में जो हमारा नंबर सिस्टम चैप्टर था उसके अंदर हम डिटेल के अंदर इस बात को पहले पढ़ चुके हैं। अब इसके नियम देखते हैं दोस्तों कि करनी के जो हमारे नियम होते हैं वो क्या किस प्रकार से काम करते हैं। जैसे कि हमने घातांक के नियम पढ़े थे उसी प्रकार से हम इस चैप्टर में देखेंगे करनी के नियम। करनी के नियम यानी कि जो ये रूट लगाया जाता है इसके क्या क्या नियम होते हैं और किस तरह से ये सारी प्रोसेस फॉलो होती है। सबसे पहले देखते हैं जो पहला रूल है वो है हमारा, जैसे यहाँ है ए और अंदर की तरफ है अंडरूट में एक्स, ए अंडरूट एक्स प्लस में बी अंडरूट एक्स प्लस में सी अंडरूट एक्स। तो इस चीज को हम जब इस प्रकार से तीन करनी दी गई हो, ए अंडरूट एक्स प्लस बी अंडरूट एक्स प्लस सी अंडरूट एक्स, तो इसको हम अंडरूट एक्स को बाहर की तरफ लिख के इन तीनों को अलग से जोड़ सकते हैं। यानी कि अंडरूट एक्स को कॉमन लेके इन तीनों संख्याओं को अलग से इस प्रकार से जोड़ सकते हैं। जैसे मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से इस चीज को देखते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ 5 लिखा, 5 अंडरूट 3, तो ये हमेशा ये जो वाली संख्या ए है ये इसके ये करनी घात होती है, वो वाला ए नहीं है ये, यानी कि ये अलग से है, इसके अंदर यहाँ कुछ भी नहीं है, ये अलग से एक संख्या है। ये बी सी जो ए बी सी है ये करनी घात या कोटि नहीं है, यानी कि ये अलग से लिखे हुए हैं। यहाँ यहाँ लिखता अगर 5 लिखा, अगर यहाँ पे लिखा जाता 5 तो यहाँ छोटा सा 5 लिखा जाता, तो वो हो जाती हमारी करनी घात। तो वो करनी घात के रूप में नहीं लिखा गया, इसको अलग से लिखा गया। तो ये है 5 अंडरूट 3 प्लस के अंदर 4 अलग से है फिर अंडरूट 3 अलग है, यानी कि ये इस प्रकार से है। तो ऐसा नहीं है कि ये 4 हो और ये वाला अंडरूट 3 हो, इन दोनों में चीजों में फर्क होता है दोस्तों। ये हो जाती है हमारी करनी घात या कोटि और ये है एक अलग संख्या, तो हम अलग संख्या के रूप में इसको लिख रहे हैं। तो 4 अंडरूट 3 प्लस में आ जाएगा आपका 2 अंडरूट 3। तो ये वाली संख्या है, तो इसको हम हल करेंगे। जब भी आपके पास ऐसा आ जाए सिस्टम इसको हल करने का, जैसे अंडरूट एक्स है सभी के अंदर, तो अंडरूट एक्स हम कॉमन ले रहे हैं यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर, तो उसी प्रकार से अंडरूट 3 है तो इसको अंडरूट 3 को हम क्या करेंगे, कॉमन ले रहे हैं। तो अंदर की तरफ क्या लिखेंगे, 5 प्लस में 4 प्लस में 2। तो ये चीजें जो बच जाएंगी हमारी 5 4 2, इसको अनरूट के इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और ये हमारा कॉमन लिया जाएगा। तो 5 और 4 9 और 2 11, तो ये हो जाएगा हमारा अंडरूट 3। और अंडरूट इसको लिखने का तरीका है अंडरूट 3 तो ब्रैकेट में 11 लिख दो, या फिर इसको सही तरीके से जो बुक्स के अंदर लिखा जाता है तो हमेशा क्या है संख्या को पहले लिखा जाता है और करनी बाद में लिखी जाती है। तो आपका 5 और 4 9 और 2 कितना हो गया 11, तो 11 अंडरूट 3 इसको लिखा जाएगा। इस प्रकार से इस चीज को लिखा जाता है। तो ये हो गया हमारा पहला नियम, यानी कि इस प्रकार से अगर कोई भी करनी दी जाए और उनको आपस में जोड़ना हो तो हमेशा जो करनी है अगर वह सभी में अंदर कॉमन आ रही है यानी कि एक जैसी है, यानी कि अनरूट वाली संख्या अगर सभी में एक जैसी है तो उसको बाहर लिख के बाकी सारी संख्याओं का आप जोड़ के इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं इसका सेकंड नियम करने का, कि सेकंड जो नियम है वो क्या है। सेकंड के अंदर जैसे मान लो आपके पास दे दिया अनरूट के अंदर ए और फिर आपको गुणा करना है अनरूट बी से और साथ में गुणा करना है अंडरूट सी से। तो इस प्रकार से अगर आपको गुणा करना हो कोई भी अंडरूट वाली संख्याओं का, तो इसको आप क्या करोगे, एक बड़ा सारा अंडरूट लिखोगे उसके अंदर इन तीनों संख्याओं का गुणा कर दोगे। तो
तो ये चीज इस चीज के बराबर होती है, यानी कि इस चीज को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो इसको आप देखोगे तो यहाँ मान लो संख्या है आपके पास अंडरूट में 5, इसको आप गुणा कर रहे हो अंडरूट 3 से, और फिर आगे गुणा कर रहे हो अंडरूट 6 से। तो आगे आप देखोगे कि इनको आपको गुणा करना है, तो इनको आप इकट्ठा गुणा करके भी लिख सकते हो, यानी कि 5 गुणा में 3 गुणा में 6, तो ये हो जाएगा 5 3 15, 15 छके 90। तो इसको आप अंडरूट 90 भी लिख सकते हो, यानी कि इसको इस प्रकार से हल किया जाएगा। यानी कि अगर सभी के ऊपर अंडरूट लगा हुआ है और सभी संख्याएं गुणा में है, तो आपको क्या करना है, एक ही अंडरूट के अंदर उन सभी संख्याओं का गुणा करके लिख देना है। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं। तो इसके बाद में हम तीसरा जो करनी का नियम है वो देखते हैं कि क्या है नियम हमारा। तो तीसरा नियम है हमारा, जैसे यहाँ n है, ये है हमारी कोटि, यानी कि जो करनी घात बोलते हैं जिसको। तो ये है n छोटा सा, तो ये है हमारी n करनी घात, और यह अंडरूट लगा हुआ है। तो और अंडरूट के अंदर मान लो यहाँ संख्या लिखी गई है a आपके पास। तो आपको क्या करना है, जो ये संख्या होती है इसके ऊपर पावर जाएगी 1 बटा में n लिखा जाएगा। इस चीज को हम इस जो ये वाली चीज है, इस चीज को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कि a की पावर के अंदर लिख सकते हैं। तो वो चीज उसकी बटा के अंदर चली जाती है, नीचे की तरफ लिखी जाती है, यानी कि n फिर अंडरूट a लिखा गया है। तो n जो हमारी करनी घात है, जैसे हमने पढ़ा था यहाँ करनी घात जो छोटा सा यहाँ लिखा जाता है, तो वो उसे करनी घात या कोटि बोलते हैं। तो उसी प्रकार से ये वाला n है, ये वाला जो करनी घात है, ये 1 बटा के अंदर लिखा जाएगा। यानी कि अगर आपके पास यहाँ मान लो 3 अंडरूट 5 लिखा जाए, 3 अंडरूट 5 लिखा जाए, तो जो ये संख्या है 5, इसके ऊपर 1 बटा के अंदर नीचे n लिखा जाएगा। तो n हमारा यहाँ 3 है, तो यहाँ 3 लिखा जाएगा। इस प्रकार से इस संख्या को लिखा जाता है, यानी कि यहाँ पे अगर जो भी संख्या बाहर की तरफ लिखी होगी वो उस संख्या के 1 बटा में लिखी जाती है जब इसको हल करते हैं। इसके बाद में दोस्तों, जैसे मान लो सीधा अगर आपके पास में अंडरूट 5 लिखा गया है, सीधा अंडरूट 5 लिखा गया है, तो अब आपको अगर 5 के पावर 1 बटा में लिखना है, तो यहाँ कितना लिखोगे, यहाँ 2 लिखोगे। तो ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि जब हमारा सीधा अंडरूट लिखा जाता है, तो उसके बाहर की तरफ यहाँ अगर कोई भी संख्या ना दी हो, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ 2 मानते हैं, क्योंकि ये वर्गमूल माना जाता है। ये चीज मैं पहले बता चुका हूँ आपको, कि जो वर्गमूल और घनमूल का चैप्टर हमने जो इससे ठीक पहले वाला चैप्टर पढ़ा था, वर्गमूल और घनमूल का, उसके अंदर ये चीज बताई थी मैंने, कि आपको जो भी अंडरूट है, जैसे यहाँ मान लो अंडरूट 5 लिखा है और या फिर 2 अंडरूट 5 लिखा है, तो दोनों चीज एक जैसी हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ 2 लिखा है, यहाँ कुछ लिखा ही नहीं। तो ये दोनों चीज क्या होती हैं, दोनों चीज ही हमारी वर्गमूल होती हैं। लेकिन बुक्स के अंदर बाय डिफॉल्ट, यानी कि वो अपने यहाँ 2 नहीं लगाते, तो इसका मतलब हमको समझना है कि यहाँ 2 लगा हुआ है। तो एक ही बात होती है, इसकी करनी घात अगर ना लगाए तब भी यहाँ 2 मानी जाती है। लेकिन 3 होता है वो यहाँ लगाना जरूरी है, यहाँ 3 लगाया ही मिलेगा, तभी आप 3 मानोगे। अगर यहाँ कुछ भी नहीं लगाया तो आप यहाँ 2 ही मानोगे। तो इसे वर्गमूल के अंदर 2 को नहीं लिखा जाता बुक्स के अंदर, तभी हमको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि ये वाला 2 यहाँ पे जो 1 बटा के अंदर इस प्रकार से कैसे कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ 2 लिखा जाता है, तो इसको हम 1/2 के रूप में लिख देंगे। चलिए इसके बाद में हम आगे देखते हैं। तो ये हमारा रूल हो गया। इसके बाद में अगर और देखें, जैसे मान लो आपके पास में बाहर की तरफ लिखा गया 3, और अंडरूट के अंदर आपके पास लिखा गया 5, और 5 का पावर 2 लगा दिया। 5 की पावर कितनी लगा दी गई, 2 लगा दी गई। अब आप इस चीज को अगर हल करोगे, तो आपको हल कैसे करना है, जैसे अंदर वाली संख्या सेम, यही रूल है, सेम संख्या तो जो है आप हमारी ए है, जो ए नंबर है वो तो सेम रहेगा। अब यहाँ हम क्या कर रहे थे, 1 बटा के अंदर बाहर वाली संख्या को लिखा जा रहा था, 1 बटा में दूसरी संख्या, बाहर वाली संख्या तो हमेशा बटा के अंदर नीचे की तरफ ही जाएगी। यहाँ क्या है, 3 है, तो 3 हमारा नीचे की तरफ ही लिखा जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो अंदर के अंदर 5 की पावर 2 लिखी गई है, उसको हम ऊपर की तरफ लिखते हैं।
उसको हम ऊपर की तरफ लिखेंगे। तो ये अंडरूट के अंदर बाहर 3 है और 5 की पावर 2 है, तो इसको हल करेंगे तो 5 की पावर 2/3 लिखा जाएगा। यानी कि यह चीज इस तरह से लिखी जाती है। बाहर अगर आपको जो भी संख्या होती है अंडरूट के बाहर, वो हमेशा बटा के नीचे वाले भाग में लिखी जाती है, और अंदर अगर कोई पावर है तो वो बटा के ऊपर वाली संख्या यानी कि अंश के अंदर लिखी जाएगी। अगर कोई भी संख्या नहीं है अंदर की तरफ तो फिर हम एक को लिखेंगे वहां पे, एक बटा में जो भी संख्या बाहर होगी उसको लिखा जाएगा। चलिए अब हम इसका नेक्स्ट नियम देखते हैं, चौथा नियम। तो ये थे हमारे 3 रूल, अब हम चौथा नियम पढ़ते हैं। तो चौथे नियम के अंदर क्या है दोस्तों कि बाहर अगर मान लो कोई n है, कर्णिघात हमारी n है, और यहाँ रूट लगा हुआ है a/b लिखा जाए, a/b लिखा जाए, तो इस चीज को हम क्या करेंगे, जो ये बाहर वाली कर्णिघात है इसको अलग अलग लिखा जाएगा, इसको अलग अलग लिखा जाएगा, यानी कि n√a और n√b। यानी कि हम जो पूरे के ऊपर लगाया जाता है उसको हम अलग अलग करके भी इस प्रकार से बटा के अंदर लिख सकते हैं। तो जैसे मान लो, अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ मान लो 3 लिखा गया, n की वैल्यू 3 है, और यहाँ रूट लगा के इसको 49/16 लिख दिया है, या 17 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, यहाँ 17 लिख दिया, ये वाला लिख दिया मान लो नंबर। तो अब इसको अलग अगर हमको हल करना है तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि बाहर की तरफ जो 3 लगा हुआ है, ये 3 लगाया गया, यानी कि करने का था हमारी 3 है और अंदर है 49 संख्या। और इसको हम बटा के अंदर क्या करेंगे, नीचे भी 3 आएगा और नीचे की तरफ जो 17 है इसको लिख देंगे। तो इस चीज को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी कि पूरा जो पूरे के ऊपर रूट लगा हुआ है उसको रूट को ऊपर नीचे तोड़ के भी लिखा जा सकता है, और जो बाहर हमारी करनी घात होती है, ये वाली करनी घात, उसको ऊपर नीचे सेम लिखा जाता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। ये चौथा नियम था हमारा। पांचवा नियम देखते हैं। पांचवा नियम भी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो यहाँ करनी घात अभी तक तो एक थी, अगर करनी घात कई बार दो लगा दी जाती है। जैसे यहाँ मान लो m लिखा गया, m लगा दिया, फिर आपका रूट लगा दिया, रूट के बाद में n लगा दिया, n के बाद में फिर आपका रूट लगा दिया। तो डबल रूट अगर एक दूसरे के ऊपर लगे हुए हैं और अंदर आपकी संख्या है a, तो इस चीज को अगर आपको हल करना है तो आप कैसे लिखोगे, यहाँ m और n है इसको आपस में इकट्ठा लिखोगे, यानी कि ये इकट्ठा लिखने का मतलब ये गुणा के अंदर लिखेंगे, और फिर आप रूट लगा के a लिख सकते हो। इस चीज को आप इस तरह से लिख सकते हो। अब आपको मैंने पिछले नियम में बताया था कि जो रूट के बाहर संख्या होती है वह सीधी बटा में लिखी जाती है। जैसे ये वाली संख्या तीसरा नियम है, यानी कि जो रूट के बाहर है उसको हम एक बटा के अंदर इस प्रकार से लिखते हैं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें भी यही नियम अपनाएंगे। अंदर हमारा a है और बाहर m और n है, इसको हम एक बटा के अंदर m और n को लिखेंगे। यानी कि इस चीज को, जो ये वाली चीज है हमारी रूट m रूट फिर n रूट फिर a लिखा गया है, इस चीज को हम इस प्रकार से और इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये तीनों चीज आपस में एक दूसरे की क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो अब हम देखेंगे कि ऐसे जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम किस प्रकार से इन चीज, ये सभी नियम अगर आपको पता होंगे अच्छे से, तो जितने भी हमारे क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर सभी के अंदर ये नियम लागू होते हैं। यानी कि कहीं तो आपका करनी घात का नियम, करनी का नियम लगेगा, और कहीं आपका घातांक का नियम आपको कहीं कहीं क्वेश्चन के अंदर देखने को मिलेगा। तो अब हम देखते हैं, जैसे मान लो इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे 2 बार अगर रूट लिखा जाए, यहाँ मैंने 3 लिखा, फिर यहाँ रूट लगाया, फिर यहाँ 2 लिखा, फिर यहाँ रूट लगाया, और ये दोनों रूट लगाने के बाद में यहाँ मैंने 45 लिख दिया। अब इस चीज को अगर आपको हल करना है तो आप क्या करोगे, नियम के अकॉर्डिंग देखो, यहाँ जो भी m और n की जगह संख्या होती है उसका डायरेक्ट गुणा किया जाता है। तो ये 3 और 2 है जो लिखे हुए हैं, इसका आप क्या करोगे, गुणा करोगे। तो 3 गुणा में 2 लिखा जाएगा और रूट के अंदर 45 लिखा जाएगा। यानी कि अब अगर आपको इसको हल करके लिखना है तो ये 3 दूना 6 हो जाएंगे, और अंडरूट के अंदर आपका 45 लिखा जाएगा। तो इस चीज को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये हल होगी जब, तो आप 6 अंडरूट इसको 45 के रूप में हल कर सकते हैं।
चलिए दोस्तों, अब हम जो भी चीजें पढ़ी हैं उनको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। यानी कि जो हमने घातांक और करनी के नियम के बारे में जो कुछ पढ़ा है उसको हम देखते हैं एक बार, थोड़ा समरी के अंदर थोड़ा रिवाइज करते हैं। जैसे हमने अभी तक पढ़ा था, यह है एक्स की पावर तीन। मान लो कोई संख्या है, उसकी घात तीन दी गई है। एक्स की पावर तीन के बराबर अगर आपको मान लो वाई की पावर दो दे दी जाए और आपको यहाँ एक्स का मान निकालना है, तो आप क्या करोगे? एक्स के बराबर जो वाई है, तो वाई की पावर दो तो है पहले से, जो ये वाली पावर होती है एक्स की पावर, ये यहाँ क्या आ जाएगी? बटा के अंदर नीचे की तरफ लिखी जाती है। यानी कि एक्स की पावर तीन के बराबर वाई की स्क्वायर है, तो इसको हम एक्स बराबर वाई की पावर दो बटे तीन के रूप में लिखेंगे। या फिर अगर आपको इसको आगे और अनरूट के रूप में, करनी के रूप में लिखना है, तो आप क्या करोगे? इस चीज को एक्स के बराबर, एक्स बराबर आप क्या करोगे? ये जो बटा के अंदर तीन है इसको बाहर लिखोगे और ये अनरूट लगा के वाई की क्या लिखोगे? स्क्वायर, यानी कि वाई की पावर दो लिखोगे। क्योंकि हमने अभी हल किया था जब, तो पहले क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया था, जो अंदर वाली बाहर वाली पावर होती है, जैसे यहाँ मैंने क्या बताया था, जो ये बाहर वाली होती है पावर, इससे पहले ये यहाँ पे बताया था कि जो ये बाहर हमारी करनी घात होती है वो बटा के अंदर जाती है, और जो अंदर वाली संख्या होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ लिखी जाती है। बाहर वाली संख्या बटा में नीचे की तरफ लिखी जाएगी, जो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसके अंदर क्या है, जो बाहर वाली संख्या वो बटा में और अंदर वाली संख्या को ऊपर लिखा जाता है। उसी प्रकार से इसमें हम जैसे यहाँ बटा के, यानी कि उल्टा हो गया क्वेश्चन। इस चीज को हम ये चीज लिख, इस चीज को ऐसे लिखते थे, इस वाली चीज को इस प्रकार से लिखते थे, और इसमें क्या है, हमने बटा वाली संख्या को वापस करनी के रूप में इस प्रकार से लिखा है। यानी कि जो बटा के अंदर नीचे की संख्या है उसको बाहर और ऊपर वाली संख्या को अंदर की तरफ लिखा है। तो ऐसे हम इस चीज को लिख सकते हैं, यानी कि एक्स की पावर तीन बराबर वाई की स्क्वायर है, तो आप एक्स बराबर वाई की पावर दो बटा तीन के रूप में, या फिर एक्स बराबर तीन अंडरूट वाई की पावर दो के रूप में भी लिख सकते हैं। इसके बाद में हम आगे देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ हो, अगर आपको एक्स की पावर तीन दे दी जाए, एक्स की पावर तीन दे दी जाए और बराबर लिख दिया आपके पास में वाई है, यानी कि वाई किस गए यहाँ? पाँच है वैल्यू। तो एक्स की पावर तीन बराबर पाँच है, इसका मतलब आपके पास एक्स बराबर पाँच की पावर एक बटा तीन है। क्योंकि जो भी पावर होती है वो हमेशा जो सामने वाली संख्या उसके बटा में जाती है। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा? पाँच बटे एक्स बराबर पाँच की पावर एक बटे तीन लिखा जाएगा। या फिर इसको हम आगे और करनी के रूप में लिखना चाहें, तो इस तीन को तो आप बाहर की तरफ लिखोगे और अंडरूट में लिखोगे पाँच, क्योंकि पाँच की पावर जो ऊपर वाली संख्या है वो अंदर की तरफ लिखी जाएगी, तो अंदर एक है, तो पाँच की पावर एक वापस पाँच हो जाएगा। क्योंकि हमने घातांक के नियम में पढ़ा था कि किसी भी संख्या की पावर अगर एक लगाई जाए तो वह संख्या खुद अपने आप में उसका आंसर होती है। अगर किसी संख्या की पावर आप जीरो लगाओगे तो वो आपका आंसर एक हो जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पाँच की पावर जीरो है तो फिर आपका उत्तर एक आने वाला है। अगर आज पाँच की पावर एक है तो आपका उत्तर पाँच ही आएगा। किसी भी संख्या की पावर जीरो हो तो उत्तर हमेशा एक आता है। यानी कि अगर यहाँ दस की पावर जीरो लगा दी तब भी उत्तर एक आएगा, और यहाँ अगर ग्यारह की पावर जीरो लगा दी तब भी उत्तर एक ही आएगा। कोई भी संख्या है उसकी पावर जीरो लगा दी जाए तो आंसर आपका एक ही आएगा। अगर यहाँ एक्स की पावर जीरो है तो उत्तर आपका एक ही आएगा। कोई भी संख्या हो उसकी पावर अगर जीरो है तो उत्तर एक आएगा। अगर कोई भी संख्या की पावर एक है तो वह खुद ही संख्या आती है। जैसे यहाँ पाँच की पावर दो है तो ये सीधी सी बात है, तो पाँच की पावर दो का मतलब पाँच को आप दो बार गुणा कर रहे हो, तो पाँच की पावर एक का मतलब आप पाँच को सिर्फ पाँच से ही गुणा कर रहे हो, एक ही बार है, कोई संख्या और है ही नहीं। चलिए, इसके बाद में हम आगे देखते हैं। जैसे मान लो आपके पास में यहाँ अगर संख्या दे दी जाए एक्स की पावर तीन बटे दो, एक्स की पावर तीन बटे दो, तो आप इसको एक्स की पावर एक प्लस एक बटे दो के रूप में भी लिख सकते हैं। क्योंकि इसको हमने तीन बटा दो को एक प्लस एक में एक एक प्लस एक बटा दो के रूप में तोड़ दिया है। यानी कि तीन को हमने आधा किया, तो आप एक एक प्लस में एक बटा दो, यानी कि डेढ़ को ये हमारा 1.5 होता है, तो एक प्लस एक बटा दो के रूप में भी इसको लिख सकते हैं। क्योंकि वापस अगर आप एक प्लस एक बटा दो को हल करोगे
तो ये 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 वापस आपका आ जाता है। तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी कि तोड़ के भी अगर आपको लिखना हो तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब दोस्तों देखो आगे, अगर हम इस चीज को फिर आगे लिखना हो तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे x गुणा के अंदर x की पावर 1/2। अब ये भी बात समझो कि इसको हमने कैसे लिखा। जो भी ऊपर घातें प्लस में है उसको हम गुणा के अंदर तोड़ रहे हैं। देखो हमने घातांक के नियम में पढ़ा था कि जब भी हमारे आधार समान होते हैं तो घातें हमारी जुड़ती हैं। तो घातें जुड़ती हैं तो इसका मतलब घातें, यहाँ कोई भी पावर नहीं है, देखो यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है इसकी पावर, तो आप एक लगाओगे यहाँ तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि x की पावर 1 होगी तो उसके वैल्यू वापस वही सेम आ जाती है। क्योंकि किसी भी संख्या की अगर पावर 1 है तो वह संख्या ही खुद अंशुर होती है। तो यहाँ 1 लगाओ या फिर ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन यहाँ लिखना x की पावर 1/2 लिखना पड़ेगा। तो ये हमारा एक जो, एक लगा दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब आधार हमारे क्या है, समान है और बीच में गुणा का निशान है, तो घातें हमारी जुड़ेंगी तो 1 + 1/2 के रूप में लिखी जा सकती हैं। यानी कि इस चीज को हम ऐसे, या इस चीज को ऐसे दोनों रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगर हमें करने के रूप में इस चीज को लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, बाहर x है तो अंडर के अंदर x लिखा जाएगा। अब ये चीज, इस चीज को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब ये थोड़ा देखने में उल्ट लग रहा है कि इसको ऐसे कैसे लिख दिया, तो आपको मैंने ऊपर बताया है बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। जो भी आपकी संख्या है वह लिखी जाती है, और जो भी आपकी पावर होती है वो बाहर की तरफ लिखी जाती है। तो ये इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे मान लो देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो अनरूट एक्स होता है, अनरूट एक्स होता है, इसको हम x की पावर 1/2 के रूप में लिखते हैं। तो ऐसा क्यों लिखा जाता है, क्योंकि अनरूट के बाहर अगर कोई भी संख्या नहीं दी गई तो आप हमेशा क्या मानोगे, यहाँ पे 2 लिखा होता है। यहाँ पे 2 लिखा होता है तो अंदर जो संख्या है वो तो लिखी गई, x का x है। तो बाहर वाली संख्या हमेशा बटा में जाती है, तो 1/2। अंदर कोई भी पावर नहीं है तो एक पावर मानोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये इसका मतलब हो जाएगा, अंदर वाली संख्या ऊपर और बाहर वाली संख्या हमेशा बटा में लिखी जाती है। x की पावर आपकी क्या लिखी जाएगी, 1/2। यानी कि आप अंडरूट x को x की पावर 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये चीज होती है। तो ये भी यही सेम चीज यहाँ प्रोसेस में है। तो यहाँ हमने बाहर x है छोटा सा, यानी कि ये पावर के अंदर चला जाएगा और यहाँ हमारा अंडरूट x आ जाएगा। तो ये सॉरी, ये वाला, एक मिनट, यहाँ पे x आएगा हमारा, यहाँ अंडरूट x लिखा जाएगा। यानी कि ये वाला x है ना, तो ये x है, ये यहाँ कर्णिघात के रूप में नहीं है, ये वाला अलग ही है। x की पावर 1/2 है, इसको हमने अंडरूट x के रूप में अलग से लिख लिया। तो ऐसा है, इसको हम लिख सकते हैं। अब और देखते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। जैसे मान लो आपके पास में ये 3/2 है घात, यहाँ अगर इसको और भी कई तरीकों से लिखा जा सकता है। जैसे हम x की पावर यहाँ 3/2 है, फिर से लेते हैं इसको। अगर और मान लो यहाँ तोड़ के लिखना हो तो आप x की पावर 1/2 अंदर लिखोगे, ब्रैकेट बंद करके बाहर 3 भी लिख सकते हो। अब ऐसा भी लिखा जा सकता है, क्योंकि हमने नियम के अंदर, घातांक के नियम में क्या पढ़ा था, जो भी पावर लिखी जाती है ब्रैकेट के अंदर वो आपस में क्या होती है, गुणा के अंदर होती है। वे सभी पावर आपस में गुणा में होती है। या फिर आप इसको अगर अंदर 3 पावर लिखोगे, x की पावर 3 लिखोगे तो बाहर आपको 1/2 लिखना पड़ेगा। यानी कि 3 को या तो अंदर लिख सकते हो आप या बाहर लिखो, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि जितने भी ये इस प्रकार से ये पावर शो होंगी वे सारी गुणा में आएंगी। क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में जो घातांक के नियम बताए थे उसके अंदर क्या बताया था कि जो भी ये पावर्स होती हैं वे आपस के अंदर अगर ब्रैकेट लगा तो गुणा में होती हैं। तो ये पावर आप आपस में गुणा के अंदर है, तो इनका आपस में आप गुणा करोगे, जैसे 1/2 का गुणा कर रहे हो 3 से, तो ये क्या आ रहा है, 3/2। और अगर आप 3 का गुणा 1/2 से कर रहे हो फिर भी क्या आ रहा है, 3/2। यानी कि आंसर तो आपका एग्जैक्ट 3/2 ही आने वाला है। तो इस प्रकार से हम इस चीज को ऐसे भी ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं। या फिर आप इसको लिखना चाहो तो अनरूट के अंदर x की पावर 3 लिख सकते हो। अब इस चीज को हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं, ऐसे इसलिए लिख सकते हैं, जब आप इस चीज को वापस हल करोगे तो जो x की पावर है वो तो रहने वाली है सेम। वो क्या रहने वाली है, सेम। और बाहर की तरफ ये 2 होता है, बाहर की तरफ यहाँ कुछ नहीं होता तो इसको 2 मानते हैं। तो इसके लिए इसको जब अंडरूट हटाएंगे तो ये वाला जो 2 है,
ये वाला जो 2 है वो क्या कहाँ जाएगा, वो जाएगा हमेशा बटा के अंदर। तो आपका जो एक्स की पावर यहाँ 3 है, तो ये यहाँ 2 हटाओगे, इस अंडरूट को हटा रहे हो हल करने के लिए, तो ये वाला 2 बटा में जाएगा, तो ये वापस 3/2 हो जाएगा, जो कि हमें मेन संख्या है हमारी एक्स की पावर 3/2, यानी कि ऐसे इसको सेम इस प्रकार से ये इसके बराबर हो जाएगा। तो ऐसे ही हम इसको अंडरूट के अंदर एक्स की पावर 3 भी लिख सकते हैं। यानी कि एक संख्या को लिखने के दोस्तों बहुत से तरीके होते हैं अंडरूट के अंदर, यानी कि करनी के अंदर वो किस तरह से लिखी जाती है। और लेकिन इसके लिए इम्पोर्टेंट यही है कि आपको सभी नियम याद होने चाहिए। अगर आपको नियम या रूल याद नहीं है तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको घातांक के बेसिक जो रूल हैं, घातांक के और करनी के, दोनों को आपको ज्यादा नियम है नहीं। करनी के लगभग 4-5 नियम, 5 नियम है शायद, और घातांक के कुछ नियम है, 7-8 नियम है, तो वो सभी आपको अच्छे से पता होंगे। तभी आप इस चीज को समझ सकते हो कि किस प्रकार से हमारी घातें और किस प्रकार से हमारी करनी एक दूसरे के अंदर चेंज होती है, यानी कि उसको बदला जा सकता है। तो बहुत सारे तरीके हैं। गुणा के अंदर घातें जुड़ती हैं, भाग के अंदर माइनस होती हैं। इसी प्रकार से अगर पावर्स आपकी इस प्रकार से बढ़ रही है तो उसको आप क्या कर सकते हो, वे सभी सारी पावर गुणा के अंदर होंगी। अगर ब्रैकेट नहीं लगा तो फिर वे गुणा के अंदर नहीं होंगी। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पूरा अच्छे से ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे इनको हम यूज करेंगे। देखते हैं, जैसे मान लो आपको कुछ और भी चीजें अंडरूट के अंदर याद रखनी होंगी। जैसे वो आपको एग्जाम के अंदर काम दे सकती है अंडरूट 2 की वैल्यू। तो अंडरूट 2 की वैल्यू 1.414 होती है, तो ये भी काफी काम देती है। और जो अंडरूट 3 है, अंडरूट 3 की वैल्यू होती है 1.732, ये भी एग्जाम के अंदर काम देगी। और अंडरूट 5 की वैल्यू भी आपको काम देगी। तो ये आपको डायरेक्ट याद हो तो काफी अच्छी बात है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर क्वेश्चन के अंदर ये वाली वैल्यू देता नहीं है, इनके मान कई बार ज्यादातर दिए होते हैं लेकिन कई बार नहीं देता। तो फिर अगर आपको डायरेक्ट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि निकालने के लिए इतना टाइम नहीं होता नहीं एग्जाम में, तो आपको ये डायरेक्ट चीजें अच्छे से याद होगी। अंडर 2, 3 और 5 की वैल्यू, वैसे तो 6, 7, 8 की वैल्यू लेकिन इतना ज्यादा यूज नहीं होता। बस ये 3 वैल्यू थोड़ी ज्यादा यूज होती है, अंडर 2 की, 3 की और अंडर 5 की। तो इनको आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। जैसे अंडर 4 है, ये तो हमें पता होता है कि अंडरूट के अंदर 4 आया तो ये हो जाएगा 2। अगर अंडरूट के अंदर 16 आया तो ये हो जाएगा 4, क्योंकि 4 को 4 से गुणा किया 16 हो जाएगा। लेकिन अंडरूट 5 की वैल्यू अगर 2.236 है, इसका मतलब आप 2.236 को 2.236 से गुणा करोगे तो वो लगभग 5 के नजदीक जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट मान होता नहीं, क्योंकि यहाँ संख्या पॉइंट के अंदर है, यानी कि दशमलव के अंदर। फिर आप एग्जैक्ट उसका सही से उत्तर नहीं निकाल सकते। तो अब हम दोस्तों कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ताकि आपको कुछ अच्छे से क्लियर हो जाए कि जितने भी नियम हमने पढ़े हैं, जितना भी ये सारा सिस्टम पढ़ा है, वो किस प्रकार से क्वेश्चन के अंदर काम करेगा। सबसे पहले हम देखते हैं, ये हमारा पहले वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मान लो आपको क्वेश्चन आ गया इस प्रकार से एग्जाम के अंदर, और आपको सॉल्व करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। मैंने आपको घातांक का जो नियम पढ़ाया था उसके अंदर मैंने बताया था आपको कि जब भी आपके आधार हैं, ये हमारे क्या है, यहाँ 2 2 2 लिखा है, ये क्या है, आधार। और ऊपर वाली होता है हमारी घात, यानी कि पावर। जब भी आधार हमारे समान होते हैं तो घातें जो पावर होती हैं वे जुड़ जाती हैं, यानी कि उनका योग हो जाता है। तो आधार है यहाँ समान है, तो आधार हम लिखेंगे 2, और जो हमारी पावर है तो ये जुड़ जाएंगी। तो 6 + में 8, और इसके अंदर 10 ऐड हो जाएगा, तो 8 और 6 14, 14 और 10 24। तो 2 की पावर 24 आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इस चीज को हल किया जाता है। अब नीचे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 2 की पावर 5 है, भाग निशान दिया बीच में भाग का, और 2 की पावर 3 है। इसको हम कैसे हल करेंगे। जो नीचे जब जब भी यहाँ भाग का निशान हो, गुणा के अंदर मैंने आपको घातांक के नियम में लिखवाया था, बताया था कि घातें जुड़ती हैं, और भाग के अंदर आपका माइनस होती हैं। तो यहाँ आप 2 की पावर 5 है, यहाँ है 2 की पावर 3। तो आधार आपका समान होना चाहिए, ये कंडीशन याद रखना। अगर आधार समान नहीं है तो फिर आप हल नहीं कर सकते। या अगर एक जगह 2 है, एक जगह 3 या 4 है, या कुछ और है, तो फिर आपको इस तरह से हल नहीं करना। यहाँ 2 की पावर 5 है, यहाँ है 2 की पावर 3, तो आधार तो आपका रहने वाला है 2।
लेकिन घातें क्या हो जाएंगी अब, ऊपर वाले में प्लस हुई क्योंकि यहाँ गुणा का निशान था, यहाँ भाग का निशान है इसलिए यहाँ माइनस होंगी। तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 2। तो 2 की पावर 2 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं और क्वेश्चन आगे। जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन है, 2 की पावर 10 है बटा के अंदर 2 की पावर 8 है। तो ये भी क्या है, अब यहाँ बटा लगा दिया तो ये भी सेम चीज है कि यहाँ जो भाग का निशान है इसको हम बटा के रूप में भी लिख सकते हैं, और बटा वाले को इसे भाग के रूप में भी लिख सकते हैं। ऊपर है 2 की पावर 10, नीचे है 2 की पावर 8। तो 10 में से 8 जाएगी तो आपका क्या बचेगा, 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 आपका आंसर हो जाएगा। अभी मैं एक बार छोटे क्वेश्चन ले रहा हूँ, आगे हम पूरा बड़े क्वेश्चन भी देखेंगे, एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन भी देखेंगे कि जो पावर्स के क्वेश्चन होते हैं, घातांक के क्वेश्चन है करनी के, वो किस प्रकार से हल किए जाते हैं। यहाँ है 2 की पावर 10 और बीच में है भाग का निशान 2 की पावर 8। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 की पावर 2, क्योंकि जब भी भाग का निशान हो या इस प्रकार से बटा में संख्या लिखी जाए तो ऊपर वाली घातें आपस में क्या होती हैं, माइनस होती हैं। तो बड़ी घात जो है पहले, इसमें से दूसरे वाले जो जिस चीज का हम भाग दे रहे हैं वो माइनस हो जाएगी। इसके बाद में हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। 4 की पावर 3 है और ब्रैकेट बंद है, ऊपर की तरफ 2 लिखा गया है। इस चीज को आप हल करोगे तो जब ब्रैकेट लगा हो ऐसे, और तो ये वाली सारी संख्याएं क्या होती हैं आपस में, ये गुणा के अंदर होती हैं। तो 4 की पावर 3 का गुणा 2 से होगा तो 3 दूना 6, तो 4 की पावर 6 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिखेंगे। अब ऊपर वाला क्वेश्चन आपने देखा कि ऐसे हमने लिखा इसको, 4 की पावर 3, फिर ब्रैकेट बंद है 2 है तो इसको हम 4 की पावर 6 लिख रहे हैं। अब नीचे वाला क्वेश्चन और ऊपर वाले क्वेश्चन में काफी फर्क है, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ब्रैकेट नहीं लगा हो तो जो ऊपर वाली ये पावर्स हैं ये क्या हो जाएंगी, ऐसे हल होंगे। नीचे तो 4 होगा, ऊपर यहाँ 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 हमारे पास होती है 9, यानी कि 3 की पावर 2 का मतलब है 3 को आप 2 बार गुणा कर रहे हो, यानी कि 3 की स्क्वायर निकाल रहे हो, ये आएगी आपके पास 9। तो 4 की पावर 9 आपका उत्तर होगा। तो ये दोनों जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ब्रैकेट लगा है तो आप ऐसे हल करोगे, ब्रैकेट नहीं लगाया तो फिर आप डायरेक्ट उसकी स्क्वायर है तो जो भी उसकी पावर है उसके अकॉर्डिंग हल करोगे। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसे 64 ब्रैकेट बंद है, ऊपर लगा दी पावर 3 की 3 बटा में 6। दोस्तों जब ऐसा क्वेश्चन हो तो फिर हम कैसे हल करेंगे। तो ये छोटे छोटे ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है, देखने में बड़ा छोटा लगता है लेकिन इसको हल कैसे किया जाता है वो समझते हैं। आपको क्या करना है, हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपके पास, जैसे यहाँ 64 की पावर क्या लिखा गया है, 3/6। 64 की पावर 3/6 लिखा गया है। आपको देखना है कि जो पावर दी जाती है इसके अंदर जो घात दी गई है, पावर दी गई है, उसके अंदर जो अंश बटा हर दो संख्याएं हैं, तो जो नीचे वाली संख्या है ना, इसके ऊपर आपको थोड़ा नजर दौड़ानी है कि नीचे क्या संख्या लिखी गई है पावर के अंदर। यहाँ देखोगे तो यहाँ लिखा गया 6 लिखा गया है। अब इस 6 का मतलब है कि हम जो अंदर संख्या दी गई है, अंदर संख्या क्या दी गई है, 64। जो 64 दी गई है संख्या, अब हमें एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसको हम 6 बार गुणा करें। यहाँ 6 लिखा गया है, इसका मतलब हम ऐसी संख्या जिसको 6 बार गुणा करें तो 64 आ जाए, जिसको 6 बार गुणा करें तो 64 आ जाए, वो संख्या ढूंढनी है हमें। अब क्या करेंगे हम, एक सबसे पहले 2 से शुरुआत करेंगे। तो 2 को अगर आप देखो 6 बार गुणा करके देखोगे तो कितना आएगा, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको याद हो जानी चाहिए कि 2 को जब भी आप 6 बार गुणा कर रहे हो, 2, 4 और 6, तो ये आता है आपका 64। अब ऐसा हमको तो दोस्तों अगर जो आपको याद नहीं होगा लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें आपको ऑलरेडी पहले से पता चल जाएंगी। 2 की पावर यहाँ 6 होती है, वो होती है हमारी 64। ये पावर्स आप 4 या 5 तक सभी की याद कर लेना, जैसे 2 की पावर 4 कितनी है, 2 की पावर 5 कितनी है, 3 की पावर 4 कितनी होती है, 3 की पावर 5 कितनी होती है, 5 तक आप सभी लगभग लगभग याद कर लेना। 4 की पावर 3, 4 की पावर 4, तो ये 5 की पावर 3, 6 की पावर 4, 7 की पावर 4, तो ये छोटी छोटी पावर्स आप याद कर सकते हैं। याद ना करें तब भी आप इनको मल्टीप्लाई करके भी
देख सकते हैं। तो 2 की पावर तो अच्छे से याद हो जानी चाहिए, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है 2 और 3 का, तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। यहाँ हमको पता चला कि जो 64 है ये है 2 की पावर 6 के बराबर। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम हल करते हैं आगे। तो इस जो अंदर 64 लिखा है इसको लिखेंगे हम 2 की पावर 6 के रूप में। इसको हमने लिखा 2 की पावर 6 के रूप में, ब्रैकेट किया बंद, ऊपर है 3/6, ऊपर है 3/6। अब मैंने आपको क्या बताया था पीछे एक क्वेश्चन के अंदर, जब भी ऐसे ब्रैकेट हो और ऊपर संख्या हो तो ये सारी संख्याएं आपस में क्या होती हैं, ऊपर वाली गुणा के अंदर होती हैं। अगर ब्रैकेट नहीं लगा फिर ये गुणा में नहीं होंगी, फिर वो उसकी पावर होगी, वो आपका उत्तर हो गई। इन दोनों क्वेश्चनों में अगर आप देखोगे तो डिफरेंस है, ये चीज आपको अच्छे से समझनी है। अब हम देखेंगे कि ये संख्याएं क्या है, ब्रैकेट लगा है तो गुणा के अंदर है, तो गुणा हम इन संख्याओं को अब क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 6 गुणा के अंदर 3/6। जब आप 6 को 3/6 से गुणा करोगे तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो यहाँ 6 से 6 कटने के बाद में क्या बचेगा, 2 की पावर 3 बचेगा। और 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 8। क्योंकि 2 को अगर आप 3 बार गुणा करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 8। तो इस चीज को आप हल करोगे तो उत्तर आपका 8 आएगा। ऐसे हम क्वेश्चन को हल करते हैं, जो भी ब्रैकेट वाला क्वेश्चन होगा, जो भी पावर्स होंगी घात, वो इस प्रकार से हल की जाएंगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला भी। अब 3 की पावर 1/9 है, गुणा में 3 की पावर 2/9 है, और गुणा में 3 की पावर 3/9 है, और बराबर है आपका 9 की पावर x। तो इसमें आपको x के बराबर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि आपको x का मान बताना है कि x की जो वैल्यू है वो कितनी होगी। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हम इस वाले भाग को हल करेंगे जो 3 की पावर के अंदर दिया गया है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आपके आधार हैं, जो ये बेस हैं, ये अगर एक जैसे हैं और बीच में गुणा का निशान है, तो पावर जो कि हमारी घातें हैं वे क्या होंगी, जुड़ेंगी, यानी कि प्लस होगा उनका। अब हम क्या करेंगे, 3 की पावर इन सभी घातों को आपस में जोड़ेंगे। तो 1/9 प्लस में 2/9, और प्लस के अंदर है हमारा 3/9, इन तीनों को जोड़ेंगे। जब भी आप इन तीनों को प्लस करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा, आपके पास आएगा 3 की पावर 6/9। जब हर हमारा एक जैसा होता है तो ऊपर वाली जो संख्याएं होती हैं वो डायरेक्ट ऐड हो जाती हैं। ये इसके बाद सिंप्लीफिकेशन के अंदर इसकी भी पूरी चर्चा करेंगे, किस प्रकार से जो हमारी फ्रैक्शन है उनको ऐड किया जाता है। ये बहुत बेसिक है, ऑलरेडी स्टूडेंट को पता भी होगा। ये 3 की पावर 6/9 लिखा गया। अब हम देखते हैं कि दूसरी साइड में हमारे पास है 9 की पावर x। 9 की पावर x है। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ आपका 3 की पावर 6/9 है, यहाँ है 3 की पावर, यहाँ x दिया गया है। तो आपको क्या करना है, जब भी इस प्रकार से आपके पास लिखा जाए तो आपको आधार आपके इक्वल करने होंगे। आधार आपके क्या करने होंगे, इक्वल करने होंगे, यानी कि आपको आधार दोनों के बराबर करने होंगे। जो जितना आधार यहाँ है उतना ही आधार आपका बराबर वाली साइड में होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे। जैसा कि हम एसआई के क्वेश्चन के अंदर करते हैं, अगर आपको पहले से पता होगा कि चक्रवर्ती ब्याज के क्वेश्चन में भी हम इस चीज की प्रोसेस को इस ये वाली चीज फॉलो होती है। लेकिन हम देखते हैं, पहले अभी तक हमने वो वाले चैप्टर नहीं पढ़े तो अभी इसी के अंदर देखते हैं। इस चीज को अगर हमें बराबर करना है तो या तो इस चीज को 9 बनाओ या इस चीज को 3 बनाओ। तो 9 को हम 3 बनाना बिल्कुल आसान है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ आएगा हमारा 3 की पावर 6/9, ये तो है इधर सेम। या इस 3 को हम इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की स्क्वायर। 3 की स्क्वायर कितनी होती है, 9 होती है, और x तो ऊपर पड़ा है तो x को हम सेम लिखेंगे। एक्स को हम सेम लिखेंगे। और ये वाली आपस में संख्याएं जो पावर्स के अंदर होती हैं, जो जितनी भी यहाँ इतनी संख्याएं बढ़ती जाती हैं, ये सारी गुणा के अंदर आती हैं। तो 3 की पावर यहाँ लिख सकते हैं हम 2/3 की पावर, सॉरी 3 की पावर हो जाएगी हमारी 2x। अब क्या करेंगे, जब भी आधार हमारे बराबर होते हैं तो उनकी घातें भी बराबर हो जाती हैं। इस चीज को भी आप याद रखना, जब भी आपके बराबर के अंदर बीच में बराबर का निशान है तो
आधार आपके अगर इक्वल है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो आधार क्या है आपके बराबर है, तो आपकी जो पावर है वो एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। यानी कि जब आधार बराबर होते हैं तो आपकी घातें भी बराबर होती हैं। इस चीज को आप याद रखना। यहाँ है आपका 6/9, तो यहाँ है 2x, तो 6/9 है ये आपका 2x के बराबर हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, इसको हल करोगे, x है तो ये 2 है, तो यहाँ क्या है, 2x के साथ में गुणा में, दूसरी साइड जाएगा भाग में जाएगा, 6 में 9 दूना 18, तो 6 कम 6, 6 तिये 18, तो x का मान आ जाएगा 1/3, तो x का उत्तर आपका आ जाएगा 1/3। या इसको आप डायरेक्ट भी हल कर सकते हो, जैसे 2 को आप डायरेक्ट काट सकते हो, 2 तिया 6, 3/9, 3 तिया 9, तो 1/3 आपका आंसर आ गया। तो जैसे मर्जी आपकी जो भी कैलकुलेशन है वो आप उसी प्रकार से हल कर सकते हो। तो हमेशा बराबर की संख्या जो होती है बराबर के अंदर, वो आपस में क्या होती है, डायरेक्ट ऊपर वाली संख्या ऊपर वाली से कट जाती है और नीचे वाली से कट जाती है, या उसका दूसरी तरफ ट्रांसफर किया जाता है, तो गुणा वाली भाग के अंदर और भाग वाली गुणा के अंदर बदल जाती है। ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं, लेकिन फिर भी मैंने बता दी दोस्तों, काफी स्टूडेंट को ये बड़ी चीजें पता नहीं होती, उनको इसमें भी प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट देखते हैं हम एक और क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्लास का। अंडरूट के अंदर 3 बाहर है, अंडरूट में अंदर 8 लिखा गया, बटा में अंडरूट 16 है। तो इस चीज को हमें पूरा ये क्वेश्चन है इसको हल करना है कि इसको हल करेंगे तो हमारा क्या आंसर आने वाला है। आप देखोगे यहाँ ऊपर है हम आपका 8 लिखा गया है, बाहर है 3, इसका मतलब एक ऐसी संख्या का गुणा करना है 3 बार कि आपके पास 8 आ जाए। तो यानी कि 8 का हम घनमूल निकालना है हमें, क्योंकि बाहर 3 है, 3 को हम क्या बोलते हैं, घनमूल। तो 8 का हमारा घनमूल हो जाएगा 2, क्योंकि 2 को अगर आप 3 बार गुणा करोगे आपस में तो आपके पास आएगा 8। यानी कि 2 को 3 बार कैसे गुणा कर रहे हो, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो आपके पास में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। अब नीचे है बटा के अंदर अंडरूट में 16, इसको आप क्या लिखोगे, 4, यानी कि 16 का वर्गमूल, वर्गमूल कितना होता है, 4। अब देखो आगे है निशान भाग का, और यहाँ लिखा गया है 100/49। मैंने बताया था कि जब भी पूरा अंडरूट हो करनी के अंदर ऊपर नीचे, तो उसको आप अलग अलग करके भी लिख सकते हो। यह चीज इसी क्लास के अंदर आपको बताई गई है। जैसे ऊपर मैंने आपको बताया था, हाँ ये वाला देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, जैसे भी अंडरूट के अंदर ऊपर नीचे कोई भी संख्या है तो उसको आप अलग अलग करके इस प्रकार से लिख सकते हो। तो अब यही चीज हम इस क्वेश्चन में करने वाले हैं कि ये पूरे के ऊपर है अंडरूट, तो इसको अलग अलग करके लिखेंगे तो ऊपर अंडरूट 100 हो जाएगा, तो 100 को हम कितना लिखते हैं, वर्गमूल 100 को, तो 100 का जो वर्गमूल होता है वो होता है हमारे पास 10। नीचे 49 है, इसका वर्गमूल आपके पास कितना हो जाएगा, 7, यानी कि 7 की स्क्वायर 49, 49। गुणा, गुणा के बाद में ये है आपका क्यूब रूट के अंदर 125, यानी कि घनमूल निकालना है आपको 125 का। तो 125 का जो घनमूल होता है वो होता है आपका 5, क्योंकि 5 को अगर आप 3 बार गुणा करोगे तो आपके पास आ जाएगा 125। अब आप इसको आगे हल कर सकते हो, 2/4, यहाँ भाग है, तो ये चीज मैंने बताई थी दोस्तों फ्रैक्शन चैप्टर के अंदर, जो भिन्न वाला चैप्टर है कि भिन्न के अंदर भाग, जो भाग होती है उसको कैसे हल किया जाता है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो पिछला जो क्रम वाइज इसको देखिएगा, पूरी मैथ को आप शेड्यूल के अंदर, यानी कि पहली क्लास से लेके कंटिन्यू देखोगे तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे से के साथ जुड़ी हुई हैं। यानी कि भाग को जब भी आप गुणा के अंदर बदलते हो तो फिर क्या होता है, जो सामने वाली संख्या होती है उसको पलट दिया जाता है। तो ये सामने 10/7 है, इसको हम 7/10 लिखेंगे, और गुणा के अंदर आपका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब आप इसको हल कर सकते हो, 5 दूना 10, और 2 से इस 2 को काट सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा 7 के अंदर 4। ये आपका आंसर हो गया। अब कई बार क्या होता है कि इस प्रकार से आंसर नहीं दिया जाता, और सही भी इनके अंदर अलग से जो आंसर दे दिया जाए, तो 7/4 को आप इसको तोड़ के लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एक सही 3/4।
इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि जब इसको वापस हल करोगे तो ये वाली संख्या आपकी आ जाएगी, क्योंकि 4 एकम 4 और 3 7, तो 7/4 को ऐसे भी लिख सकते हो। और इसको अभी और तोड़ना हो तो ये चीज हमेशा जो इसके साथ होती है ये प्लस में होती है, यानी कि 1 + 3/4 इस चीज को भी आगे लिखा जा सकता है। तो ये सारी चीजें हम पहले बात कर चुके हैं। जो भिन्न वाला चैप्टर था फ्रैक्शन वाला, उसके अंदर आगे भिन्नों को हल करना मैंने आपको पहले जो पिछली क्लास से थी उसके अंदर बता दिया है। चलिए दोस्तों, आज हम इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो भी होगी और क्लासें और क्वेश्चंस होंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड, अभी और क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम के अंदर आ चुके हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।